from this video we'll talk about modern age. Let's talk about modern age. In the last videos we'll discuss about the Victorian age writers, and from today onwards we'll discuss the modern age writers. Let's talk about modern age. The time period is 1900 to 1950. 1901 to 1945 जो टाइमलाइन है एंड ऑफ द वर्ल्ड वार टू. तो उस टाइम पे वर्ल्ड वार टू एंड हुआ था. द सोसाइटी बिकेम फ्रेगमेंटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड. 1911 the 70th of the country inhabitants were living in urban areas. तो 1911 में 70% जो कंट्री के इनहेबिटेंट्स रहने वाले लोग थे वो अर्बन एरियाज में रहते थे. सो 45 मिलियन पीपल इन इंग्लैंड लिविंग इन अर्बन एरियाज. तो कितने हुए? 45 मिलियन पीपल अर्बन एरियाज में रह रहे थे. एंड द सोसाइटी जो थी फ्रेगमेंटेड बिकॉज द लोकल कम्युनिटी इज़ लॉस्ट. तो सोसाइटी क्यों फ्रेगमेंट थी? लोकल जो कम्युनिटी थी वो उधर नहीं थी. पीपल वेर सेपरेटेड थोस हु आर लिविंग इन अर्बन और रूरल. तो कुछ अर्बन में रह रहे थे, कुछ रूरल में रह रहे थे, तो इसीलिए दोनों में सेपरेशन था. तो ये एक फर्स्ट पॉइंट है इसका. द नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्न डे. तो मॉडर्न एज में क्या देखेंगे हम? इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्न डे राइटिंग इन द वर्ल्ड वॉर. तो जो इन्फ्लुएंस देखेंगे मॉडर्न एज राइटिंग का वर्ल्ड वार पर. डिस्ट्रक्शन इन द वर्ल्ड वार वन वॉज हॉरिबल. जो वहाँ पे तबाही मची थी वर्ल्ड वार वन के टाइम पे वो बहुत ही हॉरिबल था. एंड पीपल गेट टू नो दैट दिस वर्ल्ड वार वॉज नॉट सिमिलर टू द बैटल्स विच वॉज फॉट बिफोर. तो लोगों को पता था कि जो पहले बैटल हुआ है वो जितने भी लड़ाइयाँ छोटी मोटी होती थी उनसे ये अलग है. बिकॉज अर्लियर few countries were involved and in this world war so many countries were involved. तो पहले क्या है, थोड़ी बहुत कंट्रीज ही इन्वॉल्व होती थी, लेकिन अब बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व है. एंड फाइट बाय यूजिंग एरोप्लेन, poisonous gas, tanks and all these things shatter human. तो ये सारी चीज़ें एरोप्लेन के थ्रू लड़ाई, पॉइजनस गैस, टैंक्स को जो यूज़ कर रहे थे, इंसान को हिला देने वाला मंजर होता था वहाँ पे. बिकॉज दे सी वाइड स्प्रेड डिस्ट्रैक्शन, पुअर्टी, किलिंग एक्सेट्रा. तो वहाँ पे क्या देख रहे थे वो? बहुत ज़्यादा तबाही, जो गरीबी, लोग मर रहे थे और बहुत बुरा मंजर था. तो उस टाइम के राइटर्स के ऊपर इन चीज़ों का क्या इन्फ्लुएंस था, इसीलिए हम इसके बारे में, हमें ये टाइम पीरियड के बारे में कि 1900 टू 1950 वहाँ पे क्या हुआ वो ज़रूरी होता है. इसीलिए हम कोई भी राइटिंग स्टार्ट करते हैं राइटर्स के बारे में तो उस एज का, जैसे विक्टोरियन एज है तो हमने उससे पहले वहाँ के मेंटल जो लोगों का जो मेंटल स्ट्रेस है उसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी होता है कि क्यों ये ऐसी राइटिंग्स लिख रहे हैं. तो नेक्स्ट है रशियन रेवोल्यूशन. तो उस टाइम पे एक रशियन रेवोल्यूशन इज़ ए सीरीज ऑफ रेवोल्यूशन. वो भी एक सीरीज चली थी इन 1917 में. एंड दैट अल्टीमेटली रिजल्टेड इन द ओवरथ्रो ऑफ सार निकोलस टू एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट. वहाँ पे सार निकोलस टू को हटा दिया गया एंड एस्टेब्लिश हुई कम्युनिस्ट गवर्नमेंट. एंड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार, तो वर्ल्ड वार के टाइम पे यूएस जो है, अमेरिका एंटर इनटू द वॉर. तो उस टाइम पे अमेरिका ने एंटर किया वॉर में. एंड टिल नाउ वी सी दैट ब्रिटेन वाज द मोस्ट पावरफुल कंट्री. उससे पहले हम क्या देखते थे कि ब्रिटेन सब लोगों पे कॉलोनाइज कर रही है और बहुत ही मोस्ट पावरफुल कंट्री है ऑफ द वर्ल्ड. एंड ब्रिटेन वाज ए काइंड ऑफ पावर हाउस. तो ऐसा लगता था कि भैया पावर हाउस है ये, तो सारे सब चीज़ों पे इसी का कंट्रोल है फॉर द एंटायर वर्ल्ड. बट नाउ व्हेन यूएस एंटर इनटू द वॉर वी गेट टू नो ब्रिटेन स्टार्ट लूजिंग इट्स पावर. तो जब यूएस ने, अमेरिका ने एंटर किया वॉर में तो हमें महसूस हुआ और हमें दिखा कि अब ब्रिटेन अपना पावर खो रहा है एंड यूएस इज़ टेकन ओवर, और वो पावर यूएस लेता जा रहा है. तो इसमें नेक्स्ट इस टाइम पीरियड में क्या हुआ था? ग्रेट डिप्रेशन आ गया था. ग्रेट डिप्रेशन क्या है? रोरिंग 20 बिकॉज
इट वॉज टाइम फॉर ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर द मिडिल क्लास पीपल। तो ये वक्त था लोगों को आगे बढ़ने का, ग्रोथ करने का, प्रॉस्पेरिटी के लिए। एंड पीपल बिकेम रिच डे बाय डे, लोग अमीर होते जा रहे थे डे बाय डे। बट इन 1929 टू 1950 स्टॉक मार्केट क्रैश। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश हो गई एंड द एंटायर वर्ल्ड वेंट इनटू द ग्रेट डिप्रेशन। और पूरी धरती पे ही ग्रेट डिप्रेशन, एंटायर जो वर्ल्ड है वहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन देखा गया। फोर्सिंग थाउजेंड्स ऑफ बैंक्स टू क्लोज देयर डोर्स, और बहुत सारे बैंक्स उसके वजह से बंद हो गए। एंड इन दिस सो मैनी मिडिल क्लास पीपल वेर क्रैश, और इसके वजह से काफ़ी मिडिल क्लास, बहुत सारे मिडिल क्लास के लोग बिल्कुल तबाही आ गई थी उनके जीवन में। एंड ऑल द वेल्थ दे हैव सेव्ड इन ऑल इवोपरेटेड पीपल हैव नाउ इन नो कनेक्शन विथ नेचर, मैनी लॉस वेर फ्रेमिंग। तो इसके वजह से बहुत सारे फिर लॉस भी बनाने पड़े थे, कानून बने थे, क्योंकि ये चीज़ें क्यों हो रही है उसके लिए, ताकि ये भविष्य में ऐसा कुछ भी ग्रेट डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ लोगों को फेस ना करनी पड़े। तो इसमें 1870s एजुकेशन एक्ट के, तो 1870s का जो एजुकेशन एक्ट आया विच लेड टू मास प्रोडक्शन, तो बहुत ज़्यादा मास प्रोडक्शन ऑफ लिटरेचर का मास प्रोडक्शन होने लगा फॉर लोअर क्लास पीपल के लिए। सो इवन व्हेन लोअर क्लास स्टार्टेड रीडिंग लिटरेचर सो मच, तो उस टाइम पे लोअर क्लास के लोग भी लिटरेचर में इंटरेस्ट लेने लगे, वो भी लिटरेचर पढ़ने लगे। एंड द नेक्स्ट टाइम पीरियड इज 1928 यूनिवर्सल सफरेज फॉर वुमेन, यूनिवर्सल सफरेज फॉर वुमेन। इसमें क्या है, वुमेन स्टार्टेड देयर ओन बिजनेस, स्टार्ट वर्किंग, तो वुमेन्स ने बिजनेस शुरू किया, अपना काम शुरू किया करना। तो इसमें एंड द साउथ अफ्रीका वाज द फर्स्ट कंट्री, जो इसमें बॉयर वाज हैपन इन साउथ अफ्रीका। तो एक बॉयर नाम का वॉर हुआ था साउथ अफ्रीका में इन 1899 टू 1902। दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश। तो ये एक उनके खिलाफ जो रिबेलियन था, वो आक्रोश था जो लोगों का, वो शुरू हुआ था कहाँ से, साउथ अफ्रीका से। तो उसके बाद में साउथ अफ्रीका वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिबेल, जिसने उनके खिलाफ एक जंग शुरू की थी ब्रिटेन के खिलाफ। तो वो फर्स्ट कंट्री थी साउथ अफ्रीका अगेंस्ट ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म। एंड देन वियतनाम आया, इंडिया एंड ऑल द अदर कंट्रीज स्टार्ट रिबेलियन। उसके बाद में सब ने रिबेल शुरू कर दिया था। सो ब्रिटिश वॉज लूजिंग कंट्रोल ओवर ऑल दिस कंट्रीज। तो उसके बाद में ब्रिटिश, जो ब्रिटेन है, वो जैसे कि राज्य करती थी दूसरे कंट्रीज़ पे, वहाँ से माल लेके जाती थी और प्रोडक्शन करके वहीं पे महंगा बेचती थी। तो अब उनको घाटा होता जा रहा था, और वो अपना जो पावर उन्होंने बना रखा था दूसरी कंट्रीज़ पे, वो भी ब्रिटेन खोता जा रहा था। एंड इन द टाइटेनिक शिप ऑल द एलिट क्लास पीपल डाइड ऑफ ब्रिटेन। और जो टाइटेनिक शिप थी, सभी को पता है कि बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े जितने भी थे, वो सारे उसमें उनके ब्रिटेन के मर चुके थे। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। इसके बाद में जो पॉपुलेशन मूविंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन, ये 5 पॉइंट्स आपको याद रखना है। उस टाइम पे क्या हुआ था, पॉपुलेशन मूविंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन। नेक्स्ट है वर्ल्ड वॉर एंड रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ें आएगी जब आपको याद रखना है कौन सी चीज़ें इस टाइम पीरियड में हुई थी। ग्रेट डिप्रेशन व्हेन स्टॉक मार्केट क्रैश, तो ग्रेट डिप्रेशन आया था व्हेन स्टॉक मार्केट क्रैश। एंड कॉलोनियल वार शुरू हुए थे, एंड टाइटैनिक डूब गई थी उसी टाइम पे। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अब हम देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे इस टाइम पीरियड में मॉडर्न एज में। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर के पेपर के क्वेश्चंस है, तो ये क्वेश्चंस देखने बहुत ज़रूरी होते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, दे गेव ए फ्यू events which happen in 1 year and ask which is the year when all these things happen। तो उन्होंने इवेंट्स दिए हैं और पूछा है कि कब ये हैपन हुए थे, बताओ। तो इवेंट दिया है पैब्लो पिकासो, फर्स्ट वन इज, फिर है स्टेप डॉग द
Barcelona Train at Paris. The next is Sigmund Freud published interpretation of dream. The next is Coca-Cola arrived in Britain. तो ये सारे कब हुए थे? कोका कोला आई थी ब्रिटेन में 1900 में. पैब्लो पिकासो भी 1900 के हैं. स्टेप डॉग द बार्सिलोना ट्रेन एट पेरिस ये भी 1900 में हुआ था. एंड सिगमंड फ्रॉड पब्लिश इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम ये भी उन्होंने 1900 में पब्लिश करी थी. ये सारे इवेंट्स जो है वो 1900 मॉडर्न एज में हुए थे. नेक्स्ट राइटिंग है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी. इन नवंबर 1910 इन एन एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज्ड बाय रोजर फ्रेड द पेंटिंग ऑफ 3 पेंटर्स वे डिस्प्लेड. आइडेंटिफाई द पेंटर्स. तो 3 पेंटर्स की पेंटिंग डिस्प्ले की गई थी 1910 में. तो कौन कौन से राइटर्स थे? द वन इज वैन गो, द नेक्स्ट इज गोगेन, देन थर्ड वन इज सीजेन. तो ये 3 राइटर्स की पेंटिंग उस टाइम पे डिस्प्लेड करी गई थी एग्जीबिशन में. द नेक्स्ट इज असर्शन और रीजन के क्वेश्चन आ रखे हैं लास्ट ईयर के पेपर में मॉडर्न एज पर. तो असर्शन क्या है? असर्शन मैनी मॉडर्न ब्रिटिश राइटर इन्फ्यूज दे वर्क विथ एन एक्सट्रीम सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, डिसएल्यूशमेंट एंड डिस्पेयर. और रीज़न दिया गया है द राइटर्स वे रेस्पॉन्डिंग टू द डेवास्टेशन ऑफ वर्ल्ड वार एंड फीलिंग डिसकनेक्टेड फ्रॉम द ट्रेडिशन ऑफ द पास्ट. तो इसमें क्या है? आंसर है बोथ आर ट्रू. ये दोनों सही है. एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. तो रीज़न इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. द नेक्स्ट इज इसमें कल हम करेंगे लिटरेचर ऑफ मॉडर्न एज. तो वरना वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, वरना कर ही लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं लिटरेचर ऑफ मॉडर्न एज. तो इसमें एजरा पॉन्ड जो डिफाइंस मॉडर्निज्म एज ए मूवमेंट विच कैन बी डिस्क्राइब इन 3 वर्ड्स. तो जो एजरा पॉन्ड थी उन्होंने बोला था ये एक ऐसी मूवमेंट है जो हम 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो 3 वर्ड्स उन्होंने दिए थे. मेक इट न्यू, 1 2 3. तो 3 वर्ड्स क्या थे? मेक इट न्यू. ये इजरा पॉन्ड ने दिए थे लिटरेचर के ऊपर मॉडर्न एज में. ठीक है. द नेक्स्ट इज सिगमंड जो फ्रॉइड है हैज़ पब्लिश इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम. ये क्वेश्चन आ रखा है ना, अभी हमने क्वेश्चन किया था. सिगमंड फ्रॉइड हैज़ पब्लिश्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम एंड आफ्टर दैट वर्क ऑल द राइटर्स बिकेम इंटरेस्टेड इन सबकॉन्शियस फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन. इसके बाद में सारे राइटर्स जो थे वो इन चीज़ों पे इंटरेस्ट लेने लगे थे कि सब कॉन्शियस फंक्शनिंग भी है ह्यूमन ब्रेन की. तो उन्होंने 3 दिए ना, सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस के ऊपर. तो राइटर्स को भी इंटरेस्ट आने लगा था. द नेक्स्ट इज मॉडर्निस्ट फिक्शन टॉक्स अबाउट इनर सेल्फ. तो मॉडर्निस्ट जो फिक्शन है वो इनर सेल्फ के बारे में बोलता है एंड दैट इज़ व्हाट इट टॉक्स टू स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल. तो इसमें हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल भी देख रहे हैं. द नेक्स्ट इज थॉट आर गिवन एन इम्पॉर्टेंट रोल. जो हमारी सोच है, हमारे विचार है, उनको एक इम्पॉर्टेंट रोल दिया गया है. एंड इट इज़ तो द थॉट वी गेट टू नो ए लॉट अबाउट द नॉवल एंड कैरेक्टर. तो विचारों से हमें काफ़ी ज़्यादा पता चलता है कि नॉवल और कैरेक्टर्स के माइंड में क्या चल रहा है. द नेक्स्ट इज नॉन लिनियरिटी मीन्स एवरीथिंग इज़ फिक्स्ड. तो नॉन लिनियरिटी दे डोंट हैव बिगनिंग मिडिल एंड एंड. तो मतलब एक सीक्वेंस नहीं चलता कि भाई हाँ अब शुरू हुआ है, अब मिडिल आया, अब एंड आया. ठीक है. यू कैन नॉट फाइंड एन एप्रोप्रिएट बिगनिंग ऑफ द नॉवल एंड एंड. कुछ भी हो जाता है, कहीं पे भी कहीं से शुरू हो रहा है, समझ में कन्फ्यूजन ही होता है कि समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है. तो ऐसा कुछ नहीं है एक प्रॉपर बिगनिंग हुई फिर एंड हुआ, मतलब मिडिल आया फिर एंड हुआ, ऐसा नहीं. कहीं से भी नॉवल शुरू हो जाती थी. तो नॉन लिनियरिटी बोला जाता था उसको, मतलब कुछ भी फिक्स्ड नहीं है. एंड इन पोइट्री फ्री वर्ड्स बिकेम इम्पॉर्टेंट. तो राइमिंग वर्ड्स ना लेके फ्री वर्ड्स ले रहे थे बिकॉज दे वांटेड टू शोकेस देयर इमोशंस. क्योंकि वो अपने इमोशंस दिखाना चाहते थे. जो डिस्ट्रैक्शन उन्होंने देखा था उस टाइम पीरियड में, अपना जो भावनाएं हैं वो दर्शाना चाहते थे, इसीलिए फ्री वर्ड्स का यूज़ करते थे. एंड इन ए वेरी ब्लंट मैनर एंड वांटेड टू शोकेस देयर एगोनी. तो अपनी
एक्ने को दिखाना चाहते थे। एंड सिम्बोलिज्म था उस टाइम पे, ओपन एंडेड सिम्बल्स थे वेरी यूज्ड बाय द राइटर्स। जैसे कि वेस्टलैंड में टी.एस. इलियट जो है हैज़ यूज्ड ए लॉट ऑफ सिम्बल्स, उन्होंने काफ़ी सारे सिम्बल्स यूज़ किए टू शोकेस डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। तो आगे हम करेंगे जब हमें दिखेगा कि कैसे वो जो सिम्बल्स यूज़ करते हैं काफ़ी सारे दिखाने के लिए प्रॉब्लम्स मॉडर्न सोसाइटी के। एंड लॉट ऑफ लिटरेरी ग्रुप्स वेयर आल्सो वर्किंग ऑन एस्थेटिज्म। तो एस्थेटिज्म क्या है? आर्ट फॉर आर्ट सेक। तो काफ़ी सारे जो लिटरेरी ग्रुप्स थे वो इस चीज़ पे काम करने लगे थे उस टाइम पीरियड में। वॉर पोएट्स आ गए थे, जॉर्जियन पोएट्स आ गए थे। तो ये था आज हमारा मॉडर्न एज। क्वेश्चन आ रखे हैं, कौन से देख लेते हैं। द क्वेश्चन इज philosophical attitude prevailing much of the modern literature is। तो आंसर इज एब्सॉर्बिज्म। ओके, तो आंसर इज एब्सॉर्बिज्म। तो इसमें ये आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉडर्निज्म हैज बीन डिस्क्राइब एज बीइंग कंसर्न विथ डिसचैंटमेंट विथ आवर कल्चर, विथ कल्चर इटसेल्फ। हु इज द क्रिटिक? तो कौन, किसने ये बात बोली थी? मॉडर्निज्म हैज़ बीन डिस्क्राइब एज बीइंग कंसर्न विथ डिसचैनमेंट विथ आर कल्चर, विथ कल्चर इटसेल्फ। तो ये बात बोली थी लियोनेल ट्रिवलिंग ने। तो ये याद रखना है। कल हम करेंगे जोसेफ कॉनरेड, वन ऑफ द फेमस राइटर ऑफ मॉडर्न एज, फर्स्ट राइटर है ये। कल हम इनका वीडियो देखेंगे कि इनकी राइटिंग्स हम कल शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। जब भी देखें लाइक ज़रूर करें, मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और अच्छा और बेहतरीन करने का। और कोई डाउट हो तो कमेंट करें। और टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज़रूर जाएं। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करें। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, चैनल लाइक कर लें और ग्रुप्स में शेयर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड होगी तो स्लाइड्स भी ज़रूर देखें।